हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का विधिक आचार, अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बेंच बार संबंध, लीगल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स एंड बेंच बार रिलेशन। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नंबर 1 पर है अधिवक्ता। दोस्तों, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो इसके विषय में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 का के अनुसार अधिवक्ता से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेय है। यदि कोई व्यक्ति अधिवक्ता रूप में प्रविष्टि के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है तो उसको अधिवक्ता के रूप में राज्य विधिक परिषद द्वारा नामांकित किया जा सकता है। जो अधिवक्ता के लिए शर्तें दे रखी होती हैं, अगर उनको पूरी करता है राज्य विधिक परिषद द्वारा वो स्वीकार कर लिया जाएगा। धारा 17 बतलाती है कि प्रत्येक राज्य विधिक परिषद अधिवक्ताओं की ऐसी नामावली तैयार करेगी एवं रखेगी। अधिवक्ता न्यायालय का ऑफिसर होता है। जो अधिवक्ता होता है वो न्यायालय का ऑफिसर होता है और उसका यह कर्तव्य होता है कि वह न्यायालय के प्रति आदरपूर्व रुख या दृष्टिकोण बनाए रखे। वो न्यायालय के प्रति सहज होना चाहिए, आदरपूर्ण होना चाहिए और दृष्टिकोण बनाए रखे। ये उसका कर्तव्य होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो अधिवक्ता अधिनियम होता है वो 1961 होता है, को पारित किया गया था 1961 को। प्रश्न नंबर 2 है मूल ढांचे का सिद्धांत। ये इसमें दे रखा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मूल ढांचा क्या होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो केशवानंद भारती का केस था, इसमें मूलभूत ढांचे का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन, परिवर्धन एवं निरसन कर सकता है, किंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। मतलब सब में परिवर्तन कर सकता है संसद, लेकिन जो मूल ढांचा है इसका, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अर्थात संसद की संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, उसकी कुछ सीमाएं बनाई गई हैं। उस पर युक्त निर्बंध लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत के संदर्भ में केशवानंद भारती के वाद में उल्लेख किया, किंतु मूलभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है और उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आदि को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, संसद प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आदि को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अधिवक्ता अधिनियम 1961 का उद्देश्य क्या है। 1961 में तो बन गया अधिवक्ता अधिनियम, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। भारतीय संसद ने सन 1961 में अधिवक्ता अधिनियम पारित किया। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य विधि व्यवसाय संबंधी विषयों को संकलित और संशोधित करना और राज्य बार काउंसिल तथा अखिल भारतीय काउंसिल के गठन के संबंध में उपबंध करना है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जो अधिवक्ता अधिनियम बना है वो पूरे भारत पर लागू होगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 राज्य विधिज्ञ परिषद, स्टेट बार काउंसिल और भारतीय विधिक परिषद, इंडियन बार काउंसिल के गठन कार्य और शक्तियों के संबंध में प्रावधान करता है। मतलब जो अधिनियम होता है अधिवक्ता अधिनियम, वो राज्य, स्टेट बार काउंसिल और इंडिया बार काउंसिल के बीच में उनके संबंध को प्रावधान करता है, शक्तियों और संबंध को। भारतीय विधिक परिषद व्यवस्थित आचरण और शिष्टाचार के मानक का निर्धारण करती है और इसके उल्लंघन पर दंड के संबंध में भी नियम बना सकती है। मतलब अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप दंड के भागीदार होंगे। यह विधि शिक्षा का स्तर निर्धारित करती है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है जिनकी विधिक स्नातक की अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह राज्य विधिक परिषद पर नियंत्रण भी रखती है।
जो हमारा ये 1961 अधिवक्ता अधिनियम है, ये राज्य के स्तर पर नियंत्रण में रखती है और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। इसी में अधिवक्ताओं के हितों के बारे में बताया गया। अनुशासन कमेटी द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है उसका निर्धारण भी यही करती है। कौन? जो हमारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ये प्रश्न नंबर 3 था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधिवक्ता के पंजीकरण के लिए अर्हताएँ क्या हैं, योग्यताएँ क्या होती हैं? अधिवक्ता बनने के लिए योग्यताएँ क्या होती हैं? यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक एक समान शर्तें अर्हताओं का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य की सूची में किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में शामिल किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। मतलब जो अधिवक्ता राज्य के अधिवक्ता होते हैं उनके सूची में शामिल कर लिया जाएगा जो इन शर्तों को पूरी करता है। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, मतलब उसकी आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो उसने, उसके पहले नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात विधि में स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली हो, बशर्ते कि इस प्रकार की उपाधि को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता दी गई है। मतलब उसने LLB भी कर रखा हो। उसने संबंधित राज्य की बार काउंसिल को दे नामांकन शुल्क की अदायगी दी है। पांचवा क्या है, उसे ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है जो राज्य बार काउंसिल द्वारा निर्मित नियमों में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। मतलब जो बार काउंसिल ने भी नियम बनाए हैं उनको भी उसको पालन करना होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यह उसकी योग्यता होनी चाहिए, तभी वो अधिवक्ता बन सकता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, राज्य विधिक परिषदों के कृत्य। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 6 के अधीन राज्य बार काउंसिल को कतिपय कार्य करने होते हैं। बार काउंसिल के कार्य निम्नवत होंगे। मतलब धारा 6 में दे रखा है उसको कौन कौन से कार्य करने होते हैं। पहला इसको देखते हैं, अपनी नामवाली में अधिवक्ताओं के रूप में व्यक्तियों को प्रतिष्ठित करना। दूसरा है, ऐसी नामवाली तैयार करना और बनाए रखना। तीसरा क्या है, अपनी नामवाली को अधिवक्ताओं के विरुद्ध औचार के मामले ग्रहण करना और उनका उदाहरण करना। चौथा क्या है, अपनी नामवाली के अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना। पांचवा क्या है, विधि सुधार का उन्नयन और उसका समर्थन करना। छठा क्या है, विधिक विषयों पर प्रतिष्ठित विधिशास्त्रियों द्वारा परिसंवादों का संचालन और वार्ताओं का आयोजन करना और विधिक रुचि की पत्र पत्रिकाओं और लेख प्रकाशित करना। सातवां क्या है, विहित रीति से निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए आयोजन करना। आठवां क्या है, बार काउंसिल को विधियों का प्रबंधन और उनका विविधान करना। नौवां क्या है, अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करना। 10वां क्या है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बार काउंसिल की प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन करना। मतलब ये 10 दे रखे हैं जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसके कृत्य क्या क्या करते हैं, उनके लिए क्या क्या दे रखा है। हमारा प्रश्न नंबर 5वां था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अधिवक्ता के समाज के प्रति कर्तव्य क्या क्या होते हैं। जो हमारा अधिवक्ता होता है उसके समाज के प्रति कर्तव्य क्या क्या होते हैं, इसको समझते हैं। अधिवक्ता समाज का सच्चे अर्थों में वास्तविक सेवक होता है। अधिवक्ता ही समाज में रहने वाले व्यक्तियों के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय से उपचार दिलाने में लोगों की मदद करता है। इसके अलावा अधिवक्ता समाज के दलित, निर्धन एवं असहाय लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान करता है। अतः अधिवक्ता का समाज के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि वह समाज में रह रहे व्यक्तियों को न्याय दिलाने में मदद करता है। ये हमारे अधिवक्ता के कर्तव्य होते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 था। अब 7वां नंबर देखते हैं, न्यायालय की अवमानना क्या होता है। जो न्यायालय की अवमानना करता है इसके भी समझाते हैं। न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 2 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का तात्पर्य होता है कि सिविल अवमानना अर्थात दंडिक अवमानना।
इस अधिनियम द्वारा न्यायालय की अवमानना की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु औचार के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें न्यायालय की अवमानना के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पहला है न्यायालय के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने या न्यायाधीश के विरुद्ध अपमानास्पद अभिकथनों का किया जाना, यह अवमानना का विषय होता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध कलंकित अभिकथन करना। तीसरा, मनमाफिक आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्यों को दबाना। चौथा क्या है, न्यायाधीशों को दिखाकर जूता लहराना। पांचवा क्या है, पक्षपात का अभियोग लगाना। छठा क्या है, न्यायाधीश के विरुद्ध अनुचित कार्य किया जाना। सातवां क्या है, किसी अधिवक्ता अथवा उसके मुवक्किल द्वारा न्यायालय के आदेश की भी अवज्ञा करना। आठवां क्या है, न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उक्त अधिवक्ता द्वारा न दिया जाना। ये कारण हो सकते हैं न्यायालय की अवमानना के। प्रश्न नंबर 7वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। अधिवक्ता का मुवक्किल के प्रति कर्तव्य क्या क्या होता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक होते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 का पहला गा भारतीय विधिक परिषद को शक्ति प्रदान करती है कि वह अधिवक्ताओं का द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक को विहित कर सकें। भारतीय विधिक परिषद द्वारा बनाए गए नियमों जो कि अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्तव्यों को दर्शाता है वो निम्न है। कौन कौन से होने चाहिए? अधिवक्ता अपनी अवस्थिति और वाद की प्रकृति के अनुसार फीस लेकर मुवक्किल का पक्षकार उस स्थिति में स्वीकार करने के लिए बाध्य है, जबकि वह पक्षकार ऐसे मामले से संबंधित है जो उस न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में है जिससे प्रैक्टिस करने का वह प्रस्ताव करता है। दूसरा क्या है, यदि कोई अधिवक्ता मामले की पैरवी करना स्वीकार कर लेता है तो समानता बिना पर्याप्त कारण और मुवक्किल को बिना युक्त और पर्याप्त सूचना दिए पैरवी करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई अधिवक्ता है मामला ले लेता है तो बिना कोई युक्त कारण कि वह उसकी पैरवी करने से इनकार नहीं कर सकता। तीसरा क्या है, प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा निर्भीक होकर उचित और सम्मानजनक तरीके से करें। चौथा क्या है, अधिवक्ता मुकदमेबाजी उकसाने में किसी भी समय पक्षकार नहीं बनेगा। ये हमारे होते हैं मुवक्किल के प्रति कर्तव्य। ये हमारा नंबर 8वां था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वृत्तिक कदाचार के लिए दंड, आइए इसको जानते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड का उपबंध करती है। इसके अनुसार यदि किसी शिकायत की प्राप्ति पर अथवा अन्य किसी राज्य विधिक परिषद के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक, व्यावसायिक या अन्य औचार का दोषी रहा है तो वह मामले को अनुशासन सीमित को निपटारे के लिए निर्दिष्ट करेगी। वह इसकी जांच का आदेश कर सकती है। अनुशासन सीमित अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद निम्नलिखित में से कोई आदेश पारित कर सकती है। वो आदेश कौन कौन से हैं? पहला, शिकायत खारिज कर सकती है। यह संबंधित राज्य विधिक परिषद को कार्रवाइयों को फाइल करने का निर्देश दे सकती है। दूसरा क्या है, अधिवक्ता को बदसन्ना का दंड दे सकती है। तीसरा क्या है, राज्य नामावली से अधिवक्ता के नाम को हटा सकती है। चौथा क्या है, अधिवक्ता को विधिक व्यवसाय के लिए उतनी अवधि तक के लिए निलंबित कर सकती है जितना वह उचित समझे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न नंबर 9 था। प्रश्न नंबर 10वां और लास्ट है, विधि का शासन क्या होता है? विधि की सर्वोच्चता विधि के शासन की स्थापना के लिए एक आवश्यक शर्त है। विधिक शोषण का अर्थ है मनमानी करने की शक्ति के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता अथवा प्रधानता। विधिक का शासन मनमानेपन, विशेषाधिकार अथवा विस्तृत वैयविक प्राधिकार के अस्तित्व का अपमार्जन करती है। किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसने किसी विधि का उल्लंघन किया हो। इसका यह भी अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, अर्थात साधारण विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित देश की समान विधि द्वारा सभी वर्गों को सम्यक अधीनता
विधि का शासन यह तथ्य व्यक्त करने के सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त हो सकता है कि संवैधानिक विधि न्यायालय द्वारा परिभाषित और प्रवर्तित व्यक्तियों की नियमित कार्यकलापों का परिणाम है, न कि इसका स्रोत। इसका तात्पर्य यह भी है कि संविधान देश की समान विधि का परिणाम है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब भारत में संविधान ही सबसे ऊपर है। जो काम होगा संविधान के अनुसार होगा, संविधान के बाहर नहीं किया जा सकता। और जो हमारी न्यायालय होता है, जुडिशरी, ये हमारा संविधान का रक्षक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।